वेलकम 12th स्टूडेंट्स। हम मिल रहे हैं यहाँ पर गॉस थ्योरम के पार्ट 2 में। गॉस थ्योरम के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होती है, और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हमने 2 डेरिवेशन डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर पार्ट 2 में जो बचे हुए 3 डेरिवेशन जो मैंने बात की थी आपसे, वो हम कवर करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इन पांचों डेरिवेशंस में कोई भी एक 3 मार्क्स का आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। थर्ड डेरिवेशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। थर्ड डेरिवेशन का नाम है, हम जैसे कि आपको पता है सब में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन शीट्स ऑफ चार्ज, टू थिन शीट्स ऑफ चार्ज की हमको यहाँ पर बात करनी है। लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हमने एक प्लेन थिन शीट ऑफ चार्ज पर के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाएंगे अपनी थ्योरी को। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, हमने जो सिंगल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको ये याद ना हो तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम का पार्ट 1। तो सपोज ये एक थिन शीट है जिस पर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और इसी के पैरेलल में हमने दूसरी थिन शीट लगाई कुछ इस तरह से। तो ये 2 थिन शीट्स ऑफ चार्ज है, इस पर भी सपोज हमने पॉजिटिव रखा हुआ है। पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रखें, हम अपने बेसिकली चार्ज डेंसिटीज के हिसाब से काम करने वाले हैं। सपोज पहले की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और दूसरे की चार्ज डेंसिटी हो गई सिग्मा 2, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि अगर आपने सिंगल प्लेन शीट ऑफ चार्ज ले रखी है तो ये अपने आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आपने 2 थिन शीट्स ले ली तो यहाँ पर 3 रीजन क्रिएट हो जाते हैं, एक तो इसके लेफ्ट में, एक इन दोनों के बीच में, और एक इसके राइट में। तो यहाँ पर 3 रीजन्स की बात की जाएगी। सपोज ये है रीजन 1, इसको हम रीजन 1 का नाम देंगे, दिस इज रीजन 2, और लास्ट में इसके राइट साइड में आएगा रीजन 3। तो हम तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। पहले हम रीजन 1 की बात करें। सपोज यहां पर हम कोई पॉइंट मान ले ऐसा, तो पॉजिटिव थिन शीट जो है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देगी, अवे, क्योंकि जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उस पर भी हम मानते हैं पॉजिटिव डिस्चार्ज, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी अवे, तो दिस इज E1। और अगर इस शीट की वजह से बात करें तो ये भी पॉजिटिव है, इट विल आल्सो रिपेल, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी इधर के डायरेक्शन में, मतलब E2। तो यहाँ पर दोनों आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज E1 प्लस E2, ठीक। यही हाल रीजन 3 का होगा। रीजन 3 में अगर इसकी बात करें तो ये उसको रिपेल करेगा, मतलब ऐसे जाएगा E1, और अगर 2 की बात करें तो ये भी पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा E2। तो मतलब रीजन 1 और 2, सॉरी रीजन 1 एंड 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले मैं आपके साथ रीजन 1 और 3 की बात करता हूं, रीजन 2 की बात हम बाद में करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, रीजन 1 एंड 3 कि अगर यहां पर बात कर ली जाए तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी E1 प्लस E2, ठीक बात। अब E1 कितनी होगी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 होगी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर आप 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ले लें कॉमन, तो इट विल बी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आ गई जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात ये आती है कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपके कुछ भी हो सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो सिग्मा 1 विल बी पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव प्लेट है तो इट विल बी नेगेटिव, सिग्मा 2 विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव रखेंगे, यहाँ नेगेटिव, और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। तो ये हम जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं। अब बात आती है रीजन 2 की। रीजन 2 का हाल ये है कुछ कि अगर यहां पर कोई पॉइंट ले ले तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो रिपेलिंग, मतलब अवे, तो E1 जाएगा इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इधर की डायरेक्शन में, मतलब E2। तो यहां पर E1 माइनस E2 विल गिव यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये मान के चल रहे हैं कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ज्यादा है, ठीक बात। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 माइनस E2। मैं फिर से बता दूं, हमने सिग्मा 1 को सिग्मा 2 से ज्यादा माना है, इसलिए E1 माइनस E2 कर रहे हैं। अगर सिग्मा 2 ज्यादा रहा तो E2 माइनस E1 करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर E1 की वैल्यू विल बी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस इट विल बी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ रही है 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये है जनरल रिजल्ट रीजन 2 के लिए। तो ये होता है आपका तीसरा डेरिवेशन, जो कि एप्लीकेशन है एक तरह से दूसरे डेरिवेशन का। दूसरे में आपने थिन शीट के लिए निकाला है और उसी के केस में आप पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज अगर ले लें तो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 के हिसाब से ये हो जाएंगे आपके रिजल्ट। ठीक बात, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे डेरिवेशन की तरफ। इसको आपको नोट करना हो या पूरा स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। चौथा और सेकंड लास्ट डेरिवेशन जो है वो हमको करना है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। ठीक, लाइन चार्ज की बात हो गई, शीट ऑफ चार्ज की बात हो गई। अब बात यह है कि अगर आपका स्फेरिकल कंडक्टर है तो वो आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, हमको उसकी बात करनी है। तो देखिए यहां पर फोर्थ डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर। एक बार एक चीज मैं आपको रिमाइंड करा दूं, यहां पर चार्ज हमेशा सरफेस पे रिसाइड करता है, कभी स्फेरिकल कंडक्टर या किसी कंडक्टर के अंदर नहीं। तो अब यहां पर सपोज हमने बात करी, कुछ ऐसा स्फीयर लिया, ठीक बात, इसका रेडियस है कैपिटल आर और ये है चार्ज स्फीयर, तो इसके सरफेस पे रिसाइड करेगा चार्ज कुछ इस तरह से। अगर आप किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज रख दें तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो सरफेस पे आ चुका होगा। चार्ज कैन नेवर रिसाइड इनसाइड द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, हमेशा वो सरफेस पे आकर के रिसाइड करता है। अब बात ये है कि ये आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो जब भी आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो स्फीयर को कवर करने वाला गॉसियन सरफेस विल आल्सो बी अ स्फीयर। तो ये हुआ गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेप का ही। अब बात ये है कि सपोज यहां पर, यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ चार्ज स्फीयर और गॉसियन सरफेस का रेडियस हो गया स्मॉल आर। तो गॉसियन सरफेस पर अगर कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर ले ले तो अब यहां पर आपको दो वेक्टर्स बनाने होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी निकल रही है रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये, और एरिया आपको पता है हमेशा परपेंडिकुलर निकलता है, तो इसी डायरेक्शन में जाएगा एस वेक्टर। तो मतलब ई और एस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहां पर अगर हम अब फ्लक्स की बात कर लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिएगा ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई ई इक्वल्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डीएस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि एंगल क्या बन रहा है 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, वो हो गया खत्म। अब फाई ई इक्वल्स, ई को आप निकाल लें अगर बाहर, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये पूरे स्फीयर का, इसको अगर इंटीग्रेट कर दे तो इस पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। इंपॉर्टेंट चीज जो एक कॉमन सी गलती बच्चे करते हैं वो ये, यहां पर स्मॉल आर आएगा, अभी आपने पूरा जनरलाइज नहीं किया है रिजल्ट को। ये गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है स्मॉल आर, वो लिया जा रहा है यहां पर। ठीक है, तो ये अब बात ये है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आप गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं यहां पर। तो गॉस थ्योरम ये कहता है कि फाई ई इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक बात, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू रखिए अगर, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और 4 पाई आर स्क्वायर को आप नीचे भेजेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिखें, ठीक है बात, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक साथ लिखें।
ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल रिजल्ट। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, जो हमेशा हम लोग पहले, ये डेरिवेशन तो हमने अभी पढ़ा, पहले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ते आ रहे हैं, यही 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला यहां से आता है बेसिकली। अब आप कहेंगे सर स्फेरिकल कंडक्टर का ही फॉर्मूला यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हम नॉर्मली जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो हमेशा मानते हैं कि चार्ज पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज की शेप हमेशा स्फेरिकल मानी जाती है। दैट इज वाई जो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए फॉर्मूला आता है, दैट इज जनरली यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स एज वेल, क्योंकि वो पॉइंट चार्जेस होते हैं और पॉइंट चार्जेस हमेशा स्फेरिकल इन शेप माने जाते हैं। दैट इज वाई लाइन चार्ज का, शीट ऑफ चार्ज का फॉर्मूला हम नहीं, बल्कि ये वाला फॉर्मूला जनरली भी यूज करते हैं, KQ/r²। अब बात आती है इसमें 3 केसेस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के लिए। केसेस पढ़ लीजिए आप, स्पेशल केसेस, ये आपको डेरिवेशन में भी लिखने पड़ेंगे। पहला, अगर आपके स्मॉल r की वैल्यू छोटी रही r से, ध्यान समझिएगा, बात क्या हो रही है कि आपका अगर ये स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है कुछ ऐसा, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है अंदर, ये है कैपिटल R, और स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम, मतलब पॉइंट आपको अंदर लाई कराना है। सपोज ये है आपका कैपिटल R, आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये पॉइंट P, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल R से छोटी, मतलब योर पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द स्फीयर। तो अगर ये केस बना तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी सीधी जीरो होती है। क्यों? ये सब फॉर्मूले में जाना ही नहीं है, क्यों सीधा सीधा जीरो होता है, दैट इज व्हाई E जीरो होता है, स्ट्रेट बात खत्म, R से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि Q जीरो होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, चार्ज कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द स्फीयर, तो अंदर किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, नो मैटर व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस स्फीयर का कुछ भी हो, ठीक, आपको सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी, क्योंकि वहां कोई चार्ज है ही नहीं। अब बात दूसरे केस की आती है, अगर स्मॉल r की वैल्यू बराबर हो गई कैपिटल R के, अगर बराबर हो गई है मतलब आप कहां आ गए हैं, सरफेस पे। अगर आप सरफेस पे आ गए हैं तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दीजिए, तो E इक्वल्स 1/4πε0 Q/r², ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। और तीसरा केस, अगर स्मॉल r की वैल्यू ज्यादा है कैपिटल R से, मतलब आप सरफेस के बाहर कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो बाहर वाला केस का ही डेरिवेशन हमने किया है, बाहर ही लिया था अपना पॉइंट, जिसका रिजल्ट क्या आ रहा था, इतना। तो तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/r² रहेगा, जो भी बाहर का डिस्टेंस है। ये होते हैं 3 स्पेसिफिक केसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, R से कोई मतलब ही नहीं, Q जीरो तो E जीरो। दूसरा, अगर रेडियस के बराबर अगर सरफेस पे पूछ दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ रेडियस ऑफ स्फीयर रखिए। अगर आउटसाइड का पॉइंट पूछा जाए तो आउटसाइड पॉइंट की जो भी डिस्टेंस हो आप यहाँ पर वो रखेंगे। चार्ज कौन सा रखेंगे, ऑफ कोर्स जो आपके इस सरफेस पर बिछा हुआ है, ठीक बात। ये था चौथा डेरिवेशन। अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये तो डेरिवेशन तो खत्म हो गया है। अगर डेरिवेशन से पूछा जाता है तो आप इतना लिख करके आ सकते हैं, आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। अब बात यह है कि इसको कंसेप्चुअली कैसे पूछा जाता है। कंसेप्चुअली पूछने का मतलब यहां पर यह होता है कि ग्राफ बनाने को बोलते हैं कि स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर का E वर्सेस R ग्राफ बनाइए। अब इसको समझिए बहुत ध्यान से, यहां पर ग्राफ को, ये है स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, ठीक बात। यहां से यहां तक क्या है, कैपिटल R चल रहा है। अब इसका ग्राफ मैं आपको बताता हूं, देखिए सेंटर से ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा। ये आपको ये लाइन कहां से बनानी है, सेंटर से। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रही डिस्टेंस स्मॉल r। अब बात ये है कि सेंटर से लेकर के अगर सरफेस तक आप जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, जीरो, क्योंकि चार्ज जीरो होता है। तो यहां से लेकर के सरफेस तक, सरफेस मतलब ये, तो सरफेस तक आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन जीरो। और अचानक सरफेस पे आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी KQ/r²।
ये होती है सरफेस पर, बाहर कितनी होती है, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों में ज्यादा कौन है, स्मॉल आर हमेशा बड़ा होता है कैपिटल आर से, तो सरफेस ये डिस्टेंस इससे कम है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुई, इसकी कम। इसका मतलब आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देखने को मिलती है, सरफेस पर। तो सरफेस पर आपकी कुछ ना कुछ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग लाइक दिस, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये है आपका ग्राफ, यहां से यहां तक इट कीप्स ऑन द जीरो वैल्यू। भाई ये जीरो रहेगी, अचानक सरफेस पे पहुंचते ही इट बिकम्स मैक्सिमम, कितनी, इतनी। और जैसे जैसे आप और दूर जा रहे हैं इट गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये है E वर्सेस R का ग्राफ फॉर स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर। आपको ऐसा ही ग्राफ बना करके आना पड़ेगा, 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है, अगर आप इस तरह से पूरा बना देंगे you'll get full marks। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ चौथा डेरिवेशन और उसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अब हम लास्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कूलम्स लॉ आपको पता है क्या, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसको प्रूव करना है गॉस थ्योरम की हेल्प से। चलिए बात करते हैं। ये सपोज Q चार्ज रखा है पॉइंट A पर, ठीक, और इससे सर्टेन डिस्टेंस दूर, फॉर एग्जांपल R डिस्टेंस दूर, यहां पर आपने दूसरा चार्ज रख दिया Q0। बात समझिएगा ध्यान से, ठीक, ये है पॉइंट B। यहां हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं फिफ्थ एंड लास्ट डेरिवेशन, प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ये आप अगर 10 इयर्स उठा के देखें, बहुत बार पूछा जाने वाला डेरिवेशन रहा है ये, ठीक। चलिए ध्यान से दीजिएगा, इसको बहुत मुश्किल नहीं है समझना, क्योंकि जो चौथा डेरिवेशन अभी हमने किया बहुत सारा मिलता जुलता है इससे। अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पॉइंट ए की वजह से बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस। पॉइंट बी पर बनाइए गॉसियन सरफेस, कैसा बनेगा, स्फेरिकल, कुछ इस तरीके का। ये रहा गॉसियन सरफेस, यहां रखा है Q0, ठीक। अब बात ये है, इसको बाद में बात करेंगे हम, ये पॉइंट बी है। यहां पर अगर ये पूरा गॉसियन सरफेस है तो यहां पर बनाएंगे आप एरिया, एरिया वेक्टर जाएगा बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी बाहर, ठीक है भाई, दोनों वेक्टर बाहर। यहां चार्ज Q0 रखा हुआ है, भूलिएगा नहीं। What we are doing is we are finding the electric field at point B due to charge at A, ठीक। तो अब बात यह है कि टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, टोटल फ्लक्स फाई E इक्वल्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। इसको अगर आप ओपन कर दें तो इट विल बी सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds cos 0 डिग्री। दिख रहा होगा आपको 0 क्यों, क्योंकि S और E का वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में है। तो फाई E इक्वल्स E बाहर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, और ये गॉसियन सरफेस के शेप का है, स्फेरिकल शेप का, उसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, इक्वेशन 1। आप देख सकते हैं इससे पिछले वाले डेरिवेशन में सेम चीज होती आ रही थी, तो सेम फाई E तक पहुंचे हम। अब बात वही है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है कि फाई E जो है वो बराबर होना चाहिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इसको आप रखिए यहां पर फाई E की वैल्यू, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको नीचे भेजें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। यहां तक का डेरिवेशन पिछले वाले से बिल्कुल सिमिलर है, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। अब बात करेंगे आगे की, आगे क्या हो रहा है, हमको क्या निकालना है, फोर्स। तो अब बात यह है फोर्स ऑन चार्ज Q0,
फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE। तो Q0 पर निकालना है तो इट विल बी Q0 इंटू E। E की जो वैल्यू आई है वो उठा करके रख दीजिए, तो Q0 इंटू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक। और इसको कंपाइल करके सही से अगर लिख दे तो 1/4πε0 अलग, Q इंटू Q0, तो Q इंटू Q0 बाई R स्क्वायर, यही होता है कूलम्स लॉ। तो लास्ट में लिख देंगे दिस इज कूलम्स लॉ। तो यहां पर हमने क्या किया, गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्स लॉ प्रूव कर दिया है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहा है हमेशा से बोर्ड के लिए। तो अगर इन पांचों में सबसे कम पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी किसकी रहती है, पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज वाले की, उसको बहुत आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी जो चार हैं उनमें से लाइन चार्ज की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, प्रूव ऑफ ये गॉस थ्योरम की बहुत है, और स्फेरिकल कंडक्टर की बहुत है। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रही है। 10 ईयर्स से आप देख सकते हैं इसको। यहां पर डेरिवेशंस खत्म हो जाते हैं। अब जो एक छोटी सी चीज है मैं 2 मिनट में आपको और बताऊंगा, वो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डेरिवेशन का पोर्शन यहां पर हो गया समाप्त। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और देख लीजिए आप, जो आपको एक तरह से याद सा करना है, क्योंकि वो चीज 1 नंबर की बोर्ड पूछता जरूर है। और वो क्या है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी सरफेस है कैसा भी, सपोज इसमें 2Q चार्ज रखा है, यहां -4Q रखा है, यहां -6Q रखा है, ठीक। तो टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है इससे, आप कैसे निकालते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एनक्लोज्ड चार्ज गिनिए, 2Q -4Q -6Q कितना आया, 2Q -10Q मतलब माइनस का 8Q। तो आपका फ्लक्स कितना पास होगा, -8Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सीधा सीधा मोटा मोटा याद रखना है। जब भी पूछा जाए किसी सरफेस से फ्लक्स कितना इमर्ज हुआ, कितना इमर्ज आउट हुआ, कितना पास हुआ, आप टोटल चार्ज जोड़ेंगे और Q इनकी जगह रख देंगे, बात खत्म। फ्लक्स इधर अगर माइनस आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है अंदर, अगर प्लस आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है। अगर 5+ है, फ्लक्स इज इमर्जिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, अगर फ्लक्स माइनस है, फ्लक्स इज इमर्जिंग इन द सरफेस। ये है इंपॉर्टेंट बात। और अब जो बात है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो है क्यूब की। अगर एक क्यूब ले लें, क्यूब का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है एक तरह से। ये क्यूब है सपोज, एक बार क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। अगर क्यूब के सेंटर पे क्यू चार्ज रख दें, 3 बातें याद रखिए। पहला, टोटल फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द क्यूब, टोटल फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द क्यूब फाई ई इज इक्वल्स टू होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी बॉडी से, सिर्फ क्यूब ही नहीं, क्यूबॉइड हो, कैसा भी, स्फीयर हो, कुछ भी हो, क्योंकि इस पूरी शेप के अंदर चार्ज कितना रखा है, Q, तो सीधा यहां Q रखना है बस। क्योंकि फ्लक्स डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करता। आप क्यूबॉइड लेके बैठे, क्यूब लेके बैठे, क्या लेके बैठे, उससे कोई मतलब नहीं फ्लक्स को। टोटल चार्ज Q है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक बात। अब बात आती है यहां पर दूसरी, अगर हम चार्ज को सेंटर पर नहीं किसी एक कॉर्नर पे रख दें। अब यहां तो पहले तो एक बात ये समझिए, फ्लक्स इमर्जिंग आउट, अभी तक हमने फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द क्यूब मतलब टोटल क्यूब से बाहर कितना फ्लक्स निकल रहा है उसकी बात की। अब एक फेस से कितना निकल रहा है उसकी बात करेंगे। फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब, एक फेस से कितना पास कर रहा है, इसमें बनते हैं 2 केसेस। एक फेस से कितना पास हो रहा है, इसमें 2 केसेस कौन से बनेंगे, डिपेंड करेगा चार्ज रखा कहां है। अगर Q चार्ज इज एट द सेंटर, अगर सेंटर पे रखा है चार्ज, तो फ्लक्स पास होता है Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। रट लीजिए, बहुत ध्यान से, बहुत काम आने वाली चीज है 1 नंबर की। अगर ये Q चार्ज रखा, देखिए टोटल 6 फेस से मिला के कितना फ्लक्स पास हो रहा है,
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऑब्वियसली एक फेज से कितना हो रहा होगा, बाई 6, तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर Q चार्ज सेंटर पे रखा है तो एक फेज से पास होने वाला फ्लक्स कितना हुआ, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। और अगर इफ Q इज एट वन वर्टेक्स ऑफ Q, अगर किसी एक वर्टेक्स पे रख दिया आपने चार्ज, यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर भी, और तब पूछा गया आपसे कि एक फेज से कितना पास होगा, तो फ्लक्स पास होगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ लीजिए, रट लीजिए अच्छे से, ये एक नंबर का बोर्ड पूछता जरूर है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये देखा करिएगा कि Q जो है वो क्यूब में रखा कहां है। अगर सेंटर पे रखा है तो टोटल फ्लक्स पूरे क्यूब से निकलेगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एक फेज से निकलेगा Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। और अगर Q की पोजीशन सेंटर नहीं बल्कि कोई एक वर्टेक्स है तो एक फेज से निकलेगा कितना, ये वन फेज से है तो एक फेज से निकलेगा कितना, Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर कहानी खत्म होती है गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये था आपका चैप्टर 2। अब बचे हैं इसके न्यूमेरिकल्स जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप सब डेरिवेशंस आपको प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से, तीनों डेरिवेशंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये चीज रट लीजिए। अगले क्लास में मिलेंगे और न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। गुड बाय, बहुत मेहनत करते रहिए, टेक केयर।